Hello everyone, I welcome you all to the polity lecture series that we are continuing here. हम लोग अभी तक बहुत डिटेल में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और बेसिक चीज़ पढ़ चुके हैं. प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग लास्ट डे बेसिक आर्टिकल्स और कुछ प्रोविजन जैसे ओथ कौन दिलवाता है और ये इलेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम लोग उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कैसे उनका इम्पीचमेंट होता है, कैसे उनके क्या क्या पावर्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इम्पीचमेंट जो है वो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है. ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 60 में क्या था, ओथ था. आर्टिकल 61 में क्या है, इम्पीचमेंट है. ठीक है. इम्पीचमेंट में इम्पीचमेंट का ग्राउंड दिया हुआ है, क्यों इम्पीच किया जा सकता है. तो इम्पीच सिर्फ एक काम के लिए किया जा सकता है, अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो. अगर कोई प्रेसिडेंट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, हालांकि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए अब आज तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच हुए भी नहीं है. तो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का प्रोसेस है उसको हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, और वो सिर्फ एक ग्राउंड पे हो सकता है, और वो ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइंड नहीं है. इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट का किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है. आगे जब हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस में शुरू हो सकता है. वाइस प्रेसिडेंट किस हाउस के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के, तो सिर्फ राज्यसभा में वो इनिशिएट हो सकता है. पर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है. नेक्स्ट इज इसका जो भी इम्पीचमेंट का प्रपोजल आएगा, जो जैसे इनिशिएट किया जाएगा, वो एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर के द्वारा आना चाहिए. जैसे कल हम पढ़ाए थे आपको कि 50 मेंबर प्रपोज करना चाहिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, और 50 मेंबर सेकेंड करना चाहिए. और जब इम्पीचमेंट का बात होता है तो 1/4 यानी 25% ऑफ द टोटल पीपल वो इस प्रपोजल को लाना चाहिए, वो इस इम्पीचमेंट के इनिशिएटिव को लाना चाहिए. प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है बिफोर इम्पीचमेंट. फर्स्ट हाउस में 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होता है. उसके फर्स्ट हाउस में क्या होता है, पास कर दिया गया. सेकेंड हाउस में जब जाता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है खुद को डिफेंड करने का. वहाँ पे वो थोड़ा क्वासी जुडिशियल या सेमी जुडिशियल टाइप का उसका फंक्शन हो जाता है सेकेंड हाउस का. फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हाउस हो सकता है लोकसभा हो सकता है राज्यसभा हो. सेकेंड हाउस भी हो सकता है लोकसभा हो सकता है राज्यसभा, क्योंकि ये तो कहीं भी शुरू हो सकता है. इसीलिए अगर मान लीजिए लोकसभा में शुरू हुआ तो सेकेंड हाउस राज्यसभा हो जाएगा, जहाँ पे कि इसको जुडिशियल प्रोसेस या प्रेसिडेंट को डिफेंड करने का राइट जो है वो सेकेंड हाउस में मिलेगा, नहीं राज्यसभा में मिलेगा. अगर राज्यसभा में इनिशिएट किया जाता है तो वो सेकेंड हाउस जो है वो लोकसभा हो जाएगा. तो इस तरीके से फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस के बारे में हम लोग जाने. तो फर्स्ट हाउस में आएगा 2/3 मेंबर उसको अप्रूव कर दिए, तो फिर वो सेकेंड हाउस में जाएगा. सेकेंड हाउस में जो है ये पूरा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन में जाएगा. प्रेसिडेंट के पास राइट रहेगा कि वो खुद को डिफेंड कर सके. उसके बाद अगर वहाँ से भी पास हो गया तब फिर फाइनली प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं. सी एन इम्पीचमेंट इज अ सेमी जुडिशियल प्रोसेस इन द पार्लियामेंट. नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट. जैसे हम लास्ट टाइम आपको इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताए थे, तो जब इलेक्टोरल कॉलेज का बात होता है तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ कौन कौन आते हैं इसमें, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या हो जाते हैं, ये होते हैं आपके इलेक्टोरल कॉलेज के बाद. लेकिन जब इसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जब इम्पीचमेंट का बात होता है तब कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर्स पार्ट करते हैं. ऑल मेंबर का क्या मतलब हो जाता है कि इसमें इलेक्टेड भी हो गए और नॉमिनेटेड भी हो गए. इलेक्टेड कौन कहाँ पे होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होते हैं. नॉमिनेटेड अभी राज्यसभा में 12 मेंबर्स रहते हैं. और ये सेमी जुडिशियल प्रोसेस है. फर्स्ट हाउस में लाया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा, 2/3 मेंबर से उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया तो सेकेंड हाउस में जाएगा. और सेकेंड हाउस में उसको सेमी जुडिशियल प्रोसेस होगा, जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास राइट होगा कि खुद को डिफेंड कर सके. और इस तरीके से ये अगर वहाँ पे सेकेंड हाउस में भी पास हो गया तो वो इम्पीचमेंट होता है.
आज तक कोई भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट डे हम लोग एक चीज़ पढ़े थे इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। तो इलेक्शन जैसे कि हम लोग देते हैं वोट लोकसभा इलेक्शन में या विधानसभा इलेक्शन में, तो हमारे वोट का वैल्यू कितना होता है, एक वैल्यू होता है। हम कोई भी बहुत रिचेस्ट आदमी हो या फिर कोई भी पुअरेस्ट आदमी हो, सबका वोट का वैल्यू 1 होता है। बट और जब ये प्रेसिडेंट का बात होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का बात होता है, तो वोट का वैल्यू डिफर करता है, वोट का वैल्यू काउंट किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो अभी हम आपको बता देते हैं। वोट का वैल्यू जो है सबसे पहले निकाला जाता है एमपी का। एमपी का वोट का वैल्यू कितना होता है और एमएलए का वोट का वैल्यू कितना होता है, ये जानना है। क्योंकि कौन कौन वोट कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एमपी वोट कर सकता है और इलेक्शन वोट कर सकता है। एमपी का कितना होता है, पहले एमएलए का जानते हैं, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाय टोटल एमपी, टोटल एमएलए इंटू 1/1000। और एमपी का क्या होता है कि टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए बाय टोटल एमपी इंटू 1/1000, ये हो जाता है एमपी का वोट का वैल्यू। ओके, एमएलए का वोट का वैल्यू क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए। ये सारे एमएलए का बात नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड एमएलए का बात होता है। इलेक्टेड एमएलए इंटू 1/1000, 1/1000 करते हैं ताकि नंबर छोटा आ सके, अदरवाइज वो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। और एमपी का जो वोट का वैल्यू होता है वो टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए। यहाँ क्योंकि यहाँ पे भी जब हम इलेक्टेड काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम इलेक्टेड काउंट करेंगे बाय टोटल इलेक्टेड एमपी इंटू 1/1000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, फिर डिप्लोमेटिक पावर, इस टाइप से पार्डनिंग पावर, वीटो पावर, ये सब बहुत सारे पावर्स है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर से क्या मतलब है कि ये एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। आप भी बताए थे कि एग्जीक्यूटिव में जितना भी डिसीजन लिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लिया जाता है, तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। पावर टू इस्टेब्लिश रूल्स फॉर ऑथेंटिकेटिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसका कैसा रूल होगा वो सब बताते हैं प्रेसिडेंट ही। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं ना वो प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, कोई मिनिस्टर का हो, अटॉर्नी जनरल हो, कंट्रोलर जनरल हो, स्टेट गवर्नर हो, जितने भी हैं सब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 75 में आर्टिकल्स अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर जनरल, ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं, भले उसको बताया जा रहा हो या उसको प्रपोज किया जा रहा हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। और ही ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर से वो पूछते हैं, प्राइम मिनिस्टर से वो पूछ सकते हैं कि बताइए अभी लेजिस्लेचर में क्या चल रहा है, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, या मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है। तो प्रेसिडेंट पीएम जो है वो ब्रिज का काम करते हैं प्रेसिडेंट और इधर पार्लियामेंट के बीच में। और आर्टिकल 239 के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यूनियन का भी उनके पास पावर है, और आर्टिकल 244 के अंदर शेड्यूल और ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने का पावर है। ये सब एग्जीक्यूटिव पावर का बात हो गया। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में एक आप बहुत इंपॉर्टेंट पावर सुने होंगे, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, लीगल मैटर्स पे एडवाइस ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को वो एडवाइस देना होता है। तो ये हो जाता है आर्टिकल 143। हालांकि ये बाइंडिंग नहीं होता है। जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट हैज़ द अपॉइंटमेंट तो यही करते हैं, चाहे वो अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर जनरल के हो या फिर जजेस के, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चीफ जस्टिस हो, जो भी हो, सारे के अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है। बाकी पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, ये सब का भी जो अथॉरिटी है ये भी प्रेसिडेंट के पास ही होता है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या हो जाता है कि उन समन करना का मतलब होता है बुलाना, पार्लियामेंट को बुलाना, लोकसभा का सेशन बुलाना, ये पावर होता है। प्रोरोग करना और डिसॉल्व करना, इन दोनों में क्या अंतर है? प्रोरोग में होता है कि एक सेशन खत्म हो गया,
डिसॉल्व होता है कि लोकसभा ही भंग हो गया, 17th लोकसभा भंग हो गया, दैट इज डिसॉल्व। इसका पावर भी प्रेसिडेंट को ही है। प्रोरोग, सेशन खत्म हो गया, इसका पावर भी प्रेसिडेंट को ही है, ठीक है। और ये जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। और जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? तो स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। पहला सेशन आर्टिकल 87 में है कि पहला सेशन ऑफ इन लोकसभा ये एड्रेस करते हैं, चाहे वो पहला साल का सेशन हो या पहला पूरा लोकसभा का पहला सेशन हो। 18वीं लोकसभा आई तो उसका पहला सेशन प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहते हैं उसको, ठीक है। कोई भी बिल पेंडिंग हो तो वो उससे रिलेटेड मैसेज हाउस ऑफ पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। किसी भी मेंबर को प्रिसाइड करने के लिए दे सकते हैं जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल ना हो, मतलब वो वेकेंट हो। देखिए, एक होता है कि वो एब्सेंट हो, एब्सेंट होता है तो आपस में लोकसभा में ही कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, उसमें से कोई बन जाता है। लेकिन अगर वैकेंसी हो तो लोकसभा को प्रिसाइड करने के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं कहाँ पे? राज्यसभा में। इनके ये किस किस फील्ड में होने चाहिए? लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस। क्या क्या है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस, इन चारों फील्ड में होने चाहिए। और एक ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, उसमें भी अपॉइंटमेंट, उसमें भी नॉमिनेशन होता है। उसमें जो नॉमिनेशन होता है ना, उसमें इन चारों के अलावा एक और कैटेगरी होता है कोऑपरेटिव स्टेट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम बता दे रहे हैं, अभी आगे डिटेल में बताएंगे। लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस, इसके बारे में राज्यसभा मतलब इस कैटेगरी में मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता है राज्यसभा में। ही डिसाइड द क्वेश्चन एज टू क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज नीडेड। बहुत सारे बिल, जब मनी बिल वगैरह लाने के लिए ना इनका प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड ना करे तब तक मनी बिल नहीं आ सकता है। और फिर बाद में प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं रहता है कि वो अब बोले कि अब हम इसको साइन नहीं करेंगे, उनको साइन करना पड़ता है। ऑर्डिनेंस वो प्रोमलगेट करते हैं आर्टिकल 123 में। ध्यान रखिएगा 123 में ऑर्डिनेंस है, गवर्नर का भी ऑर्डिनेंस देते हैं, वो होता है 213 में। 123 में ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं। 143 में चीफ जस्टिस से या सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं। 93 में अगर वैकेंसी होता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का तो उसको किसी नए मेंबर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब लेजिस्लेटिव पावर हो जाती है। द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अभी हम बताए थे लेजिस्लेटिव पावर में भी आ जाता है और फाइनेंशियल पावर में भी आ जाता है कि मनी बिल जो है बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं आ सकता है। तो ये तो पैसा वाला, मनी बिल क्या हुआ? पैसा वाला बात हुआ। पैसा वाला बात हुआ मतलब क्या? फाइनेंशियल पावर हो जाएगा। फाइनेंस, पैसा, तो फाइनेंशियल पावर में मनी बिल आता है। मनी बिल can be presented in parliament, can be introduced in parliament only on the prior recommendation of president of India. Annual financial statement जिसको बजट कहते हैं, इसको हम लोग बजट कहते हैं। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, फेब में आएगा। तो बजट हम लोग को बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। बजट है क्या? क्या बजट वर्ड दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं दिया हुआ है। बजट हम लोग प्यार से कह देते हैं, बजट कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए फॉर्मल वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना है। आर्टिकल तो ध्यान रखना ही रखना है, 110 में है, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट यही देते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट देना है, किसी स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है तो यही रिकमेंड करते हैं 113 में। 267 में कंटिंजेंसी फंड होता है। हम आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। 3 तरीके का फंड होता है। एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड, नेक्स्ट होता है कंटिंजेंसी, और एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ, ठीक है। तो कंटिंजेंसी जो है ना, ये हमेशा प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहता है। और फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 280, ओके। अभी 16 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, अरविंद पनगड़िया उसके हेड है। इससे पहले सॉरी अभी 16 के वो हेड है, अभी 15 चल रहा है। 15 के हेड थे एनके सिंह, ओके। सो नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पावर और मिलिट्री पावर। डिप्लोमेटिक पावर, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ स्टेट है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, नॉट हेड ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। हेड ऑफ
स्टेट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो मान लीजिए ये पूरा हाउस है, ओके, यहाँ पे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड हो जाते हैं पीएम, और ये पूरा लेजिस्लेचर है, और इस यहाँ पे गवर्नमेंट के हेड कौन हो गए? गवर्नमेंट के हेड हो गए पीएम, लेकिन ये स्टेट के हेड कौन हो गए? स्टेट के हेड हो जाते हैं प्रेसिडेंट। ओके, गवर्नमेंट के हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट। ओके, सो डिप्लोमेटिक पावर होता है उनके पास एज द हेड ऑफ द स्टेट। डिप्लोमेटिक पावर में क्या क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट जो होता है इन्हीं के नाम से होता है। साइन बात कोई भी करके आए, जब तक ये साइन नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शनल नहीं होगा। ओके, आर्टिकल 255 में है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अब फाइनल डिसीजन तो मोस्टली पार्लियामेंट का ही होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही होता है, कैबिनेट का ही होता है, बट ऑन पेपर कौन करता है? प्रेसिडेंट साइन करते हैं। नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर। आर्मी के जो हेड होते हैं ना वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। सब आर्मी के जो सुपीरियर हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। मिलिट्री हेड जो होते हैं वो यही होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, सबके सुप्रीम कमांडर, सबके हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। और ये चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, ये सब अपॉइंट करते हैं। एक बार ध्यान दे दीजिएगा, चीफ ऑफ आर्मी कौन है, चीफ ऑफ नेवी कौन है, चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है। चीफ ऑफ एयरफोर्स अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं, उनका नाम देख लीजिएगा। ही कैन डिक्लेयर वॉर, पीस, ये जितना भी कुछ डिक्लेरेशन वाला काम है ना यही करते हैं, और एटलीस्ट ये साइन तो यही करते हैं। ही इज नॉमिनल हेड, इनको कहते भी है कि नॉमिनल हेड है। मोस्टली पावर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ही इंजॉय करता है, बट पावर जो साइन होता है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो इनके नाम पे होता है, साइन इन्हीं का जरूरी होता है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन में जो होता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी हुआ, प्रेसिडेंट रूल हुआ और फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ, ये यही लगाते हैं। इसके बारे में एक पूरा लेक्चर में हम लोग डिटेल में जानेंगे। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, 365, प्रेसिडेंट रूल ये स्टेट इमरजेंसी 356 में लगता है। 365 में अगर रेलवे कम्युनिकेशन के बारे में कुछ गाइडलाइंस दिया गया स्टेट को, स्टेट नहीं मान रहा है तो उस पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ये 365 में। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेक्स्ट इज वीटो पावर। वीटो पावर है इनके पास। वीटो पावर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हो जाता है, हालांकि इसमें भी उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड और एडवाइस लेना ही पड़ता है, पर वीटो पावर है इनके पास। आर्टिकल 111 में इसका बात होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, तो वो क्या कर सकती हैं? अपना बोल सकती है हाँ ठीक है, सही है, साइन कर दिए। दूसरा क्या कर सकती है? नहीं, हमको तो ये नहीं ठीक लग रहा है, एक बार फिर से देख के आओ, एक बार देख लो, अगर तुमको ठीक लगेगा तो हम कर देंगे साइन। ये हो सकता है। एक हो सकता है कि नहीं, हम करेंगे ही नहीं, हम अपने पास रख लिए, ना हम तुमको वापस देंगे, ना हम साइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेरे टेबल में वो रखा रहेगा। 3 तरह का होता है। अब जो हम पहला क्या बताए कि साइन कर दिए, तो वो क्या हुआ? एसेंट दे दिए। विथ होल्ड एसेंट नहीं दिए, एसेंट दिए ही नहीं। और एक बार क्या हुआ कि बिल को दोबारा भेज दिए रिकन्सिडरेशन के लिए। पर अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा गया, अब फिर से पार्लियामेंट बोलती है नहीं नहीं ठीक है कर दीजिए, फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है नहीं नहीं ठीक है साइन कर दिए, तब प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग हो जाता है साइन करना। वीटो पावर कितने तरह का होता है? एब्सोल्यूट वीटो, कि मतलब विथ होल्ड ही कर ले एसेंट को, नहीं हम देंगे ही नहीं एसेंट। क्वालिफाइड वीटो, जो कि लेजिस्लेचर में हायर मेजॉरिटी से उसको ओवरराइड किया जा सकता है। इंडिया में ये प्रोविजन ही नहीं है, ये यूएसए में है। नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में होता क्या है कि दे दिया जाता है वापस से, कि आप वापस एक बार देख लीजिए, अगर ठीक लग रहा है तो हम कर देंगे साइन। और एक होता है पॉकेट वीटो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम लेके अपने पॉकेट में रख लेंगे, हम ना उस पर एसेंट देंगे ना तुमको वापस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये सारा काम जो है प्रेसिडेंट एड और एडवाइस पे ही करती है। एड और एडवाइस कौन देता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी पावर। देर इज नथिंग कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है। हालांकि जब आप देखिएगा, पढ़िएगा, डिटेल में जानिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर हैं प्रेसिडेंट के, जिसको हम लोग सिचुएशनल डिस्क्रिशन कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि
कोई पार्टी जो है मेजॉरिटी में आई ही नहीं। ऐसा हो सकता है ना कि जब लोकसभा के मेंबर हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं तो कोई मेजॉरिटी किसी को नहीं मिला, तो वैसे केस में किसको बुलाना है कि वो पार्टी वो प्राइम मिनिस्टर बन के गवर्नमेंट फॉर्म करे, ये डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है प्रेसिडेंट का। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रेसिडेंट ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था कि आप मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए, वो नहीं प्रूफ कर पाए थे, 13 दिन में ही उनको रिज़ाइन देना पड़ा था। पर ये पावर तो प्रेसिडेंट के पास था ना कि वो बुला सके कि अच्छा आप मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए। लास्ट में तो मेजॉरिटी प्रूफ करना ही होता है, बट डिस्क्रिशन ये होता है कि कौन मेजॉरिटी प्रूफ करेगा, ये प्रेसिडेंट बताती है। डिसॉल्व द लोकसभा, कब डिसॉल्व करना है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी लूज कर जाती है। तो अगर मेजॉरिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास तब तो कोई मतलब तब ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है। रिटर्न द एडवाइस, एडवाइस जो भी है उसको वापस रिटर्न करना, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर में आ जाता है। पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72, ये जरूर से ध्यान रखना है। गवर्नर का पार्डनिंग 161 में आता है और प्रेसिडेंट का पार्डनिंग आर्टिकल 72 में आता है। इसमें क्या क्या होता है, एक होता है पार्डन, एक होता है कम्यूटेशन, एक होता है रेमिशन, एक होता है रिस्पाइट, एक होता है रिप्राइव। ये 5 तरीके के होते हैं। पार्डन का क्या मतलब हो गया, चलिए हम माफ़ कर दिए, क्या हुआ, रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। माफ़ ही कर दिए, सीधे माफ़ कर दिए, कुछ भी और नहीं करना है, माफ़ कर दिए। आप गलती किए थे, आप मेरे पास आए, हम माफ़ कर दिए। ओके, दिस इज पार्डन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लोअर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में बदला जाता है। जैसे डेथ है तो उसको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दिए, मतलब उसको फांसी नहीं दिए लेकिन पूरा जीवन वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट करके जेल में रह रहा है, ये हो गया कम्यूटेशन। रेमिशन हो गया कि कैरेक्टर नहीं चेंज किए पर हम उसका लाइफ मतलब उसका हम जो सजा था, सजा का समय कम कर दिए, सजा की अवधि को कम कर दिए। वो कैसे होता है कि मान लीजिए आजीवन सजा था तो 20 साल बाद अगर सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ चेक किया जाता है उसमें, और अगर सब कुछ ठीक है तो उसको छोड़ दिया जाता है, तो उसमें रेमिशन होता है। एक होता है रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या होता है, कम सेंटेंस दिया जाता है किसी स्पेशल रीजन की वजह से। जैसे इसमें भी लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट था जो कि कम्यूटेशन था, कम्यूट कर दिए लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। रिप्राइव में भी वही करते हैं, पनिशमेंट कम करते हैं, छोटा करते हैं, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन में करते हैं। मान लीजिए कोई महिला है, वो महिला प्रेग्नेंट है या फिर कुछ डिजेबिलिटी है किसी को, इस सब स्पेशल सर्कमस्टांस में अगर उसका सेंटेंस को कम करते हैं तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल रिस्पाइट। नेक्स्ट इज रिप्राइव। रिप्राइव में क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन जो हुआ है, मतलब जो उसको कन्विक्शन हुआ है, उसको जो सज़ा मिली उस पर स्टे लगा देते हैं, ये क्या होता है, रिप्राइव होता है, ध्यान रखिएगा। पार्डन क्या हुआ, माफ़ कर दिए। कम्यूट क्या हुआ, लोअर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। रेमिशन क्या हुआ, पनिशमेंट का टाइप सेम रहेगा लेकिन जल्दी छोड़ देंगे। रिस्पाइट क्या हुआ, लोअर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ही है लेकिन इसमें कंडीशन ये रहता है कि कोई स्पेशल चीज़ होना चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए। रिप्राइव में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन पे स्टे, मान लीजिए आ गया है कि फांसी देना है तो फांसी पे स्टे ऑर्डर लगा दिए, फांसी पे स्टे लगा दिए, फांसी पे रिप्राइव कर दिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट। मैंने प्रेसिडेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपको बताया। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने आर्टिकल्स को डील किया था, उसके बाद कैसे इलेक्शन होता है, इम्पीचमेंट होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में हमने ध्यान से देखा है। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवाना चाहूँगी सारे आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स में क्या क्या था, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये तरीका होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 56 में होता है 5 ईयर का टर्म होता है, 57 में होता है री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है कितनी भी बार, 58 में होता है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है 35 साल, मेंबर ऑफ लोकसभा, सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। 59 क्या है, कंडीशंस ऑफ द ऑफिस, क्या क्या कंडीशन होगा, ओथ 60, ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 61 प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट और इलेक्टोरल कॉलेज में क्या डिफरेंस है, इम्पीचमेंट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोट करते हैं और वो सारे मेंबर वोट करते हैं, इलेक्टेड नॉमिनेटेड सारे, लेकिन जब बात आती है इलेक्शन की तो इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं। और प्रोविजन रिलेटेड टू वैकेंसी,
और क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको याद है होना चाहिए। 35 ईयर है, आर्टिकल 60 में ओथ है, ओथ CGI दिलवाते हैं, और सारे तरह के पावर, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, वीटो पावर और डिस्क्रिशनरी पावर, पार्डनिंग पावर। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो। आप और कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और आपसे ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में। आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जाइए, यू विल एज द एग्ज़ाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप लर्निंग।